लेकिन भर भर के वोट मिल रहे हैं। तो क्या ये रेबड़ी कल्चर अब इस इलेक्शन का सेंटर पॉइंट बन गया, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट? रेबड़ी कल्चर इस इलेक्शन नहीं, अगर जितना मुझे याद है कि जितने भी चुनाव भारत में होते हैं उसमें चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो आता है। मैनिफेस्टो में जनता से पार्टियां वादा करती है कि हम ये काम करेंगे, और उन वादों में से कुछ वादे ऐसे होते हैं जिनसे वो कोर अट्रैक्शन जो हमेशा रहता है। जैसे पहले कुछ बड़े एक लार्जर देन लाइफ होता था, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। उनको भी पता था गरीबी जितने हैं, आज 80 करोड़ लोगों को आज भी भारत में आप दो वक्त की रोटी इंश्योर करने के लिए फ्री राशन दे रहे हैं, तो उस समय क्या होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये तो लेकिन चुनावी वादे होते हैं, और इसीलिए चुनावी वादे के बारे में लोग कहते हैं कि भाई चुनाव, आप कोई बात कहते हैं जो नहीं होने वाला, तो कहते हैं ये चुनावी वादे हैं। वादे तो किए तेजस्वी ने भी, लेकिन इन्होंने बांट दिए, सीधे पैसे हाथ में डाल दिए। नहीं, उन्होंने पहले एक जिसको कहते हैं कि चुनाव से पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने से पहले ही उन्होंने ये निर्णय किया और उन्होंने ये काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी दोनों उसमें शामिल हुए, और ये पैसे जब गए तो जो एक हाथ से जो दे रहा है, जहां से मिल चुका है, वर्सेस जो प्रॉमिस कर रहा है, तो आदमी जाहिर है कि जहां से आ चुका उसको पहले देखता है। और जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, जिसका खाएंगे गाएंगे नहीं, जो दे चुका है क्रेडिबिलिटी उसकी बनेगी थोड़ी सी कंपेयर टू जो जिनका कोई इस तरह का पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं हो। तेजस्वी जरूर कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी, लेकिन वो तब नीतीश के अंदर में एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी उनके खाते में नहीं जा पाया। लेकिन मूल चीज़ें ये है कि देखिए, नीतीश कुमार में मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ बिहार के बारे में, पढ़ाई बिहार के बाहर करने जाओ, दवाई बिहार के बाहर करने जाओ, कमाई बिहार के बाहर करने जाओ, तो बिहार में फिर है क्या? सड़कें आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है। 20 साल में केंद्र 11 साल में जो सड़कें वहाँ बनी है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, वो ज़्यादातर सड़कें वो है जो बिहार जिसको चमकता हुआ दिख रहा है लोगों को, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए की जो सरकार केंद्र में बैठी उसके कारण से, वो नीतीश जी के कारण नहीं है। ये सबको पता है। जो एयरपोर्ट चमक रहा है वो केंद्र के कारण है, नीतीश कुमार के कारण नहीं है। मैंने इसको बहुत साफ देखना जरूरी है। हाँ, नीतीश जी ने क्या किया? नीतीश जी ने आए, उन्होंने 3 काम जरूर किया, और वो तीनों काम आपको जमीन पे दिखते हैं। एक कि गांव-गांव उन्होंने बिजली पहुंचाई, ये उनका काम था, उन्होंने किया 20 साल में। तो क्या सिर्फ आप बिजली पहुंचाने के लिए, या जो कनेक्टिविटी जो थी ग्रामीण सड़कों से, जब आपका मेजर जब हाईवे बन गया तो आपने कनेक्टिविटी को बेहतर किया। तो क्या 20 साल में ये 2 काम करने के लिए आप आए थे? आप कहते हैं सुशासन का मैं नहीं मानता हूं कि जो व्यक्ति तमाम बाहुबली अपराधियों को अंदर किया था, आज उनको निकाल करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सा सुशासन है? तो नीतीश कुमार के बारे में अगर आप मुझसे पूछिएगा, ये जो तथ्य मैं बता रहा हूं, कि क्या इस आधार पे आप कहेंगे कि नीतीश बाबू सुशासन बाबू है या विकास पुरुष है? मैं तो इन आधार पे तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर वो रोजगार के लिए कोई काम करते, अगर वो शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो चुका था उसको अगर बेहतर करने के लिए काम करते, अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर, आपने स्कूल का बिल्डिंग जरूर बना दिया। कास्ट लेवल पे होती है, संप्रदाय के लेवल पे होती है। और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? ओके, चलिए उनकी बात सुन लेंगे। सर, आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ऐसी कंडीशन में अगर मैंडेट मिला है और इतना ये जो स्वीपिंग विक्ट्री कह सकते हैं, इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो क्या उम्मीद करेंगे हम 5 सालों में? फिर वही सुशासन बाबू की सरकार रहेगी और करप्शन के जो आरोप लग रहे हैं वो वाले हालात रहेंगे, और बिहार वही सड़क पानी बिजली पर सिमटा रहेगा? क्या बिहार विकसित भारत का हिस्सा बनेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले 5 साल में क्या होगा, क्योंकि अब स्पष्ट तौर पर बीजेपी बहुत आगे है और लगभग 10 से भी ज़्यादा सीटें जेडीयू से आगे है। वो जी 11 सीट इस वक्त आगे, 11 सीटें आगे है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि बिहार की कमान एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली जाएगी। और चूँकि नीतीश जी बहुत सेहत के दृष्टि से देखें तो बहुत ठीक हालत में नहीं हैं, और बीच बीच में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो लड़खड़ा जाते थे या जुबान लड़खड़ा जाती थी, और कई तरह की समस्याएं उनके साथ रही हैं। यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि भले ही वो चेहरा हैं
और भले ही वो मुख्यमंत्री हैं और भले ही वो बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले एकमात्र अपरिहार्य नेता हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो काम होगा, सरकार के अंदर का जो काम होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले लेगी। और जिस तरह से डबल इंजन वाले मोदी जी का लड्डू देखिए जरा कितने बड़े बड़े बन के आ रहे हैं। जी 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 जी। तो जिस तरह से बाकी राज्यों में बीजेपी काम कर रही फोकस के साथ, वैसे ही बिहार पर भी अब वो विकास पर जोर देगी। संतोष जी, तो ये क्या तस्वीर बनेगी? क्योंकि देखिए ये अपने आप में फिर चिंता की बात हो जाएगी कि इतनी बड़ी जनता जो मैंडेट दे रही है उसके पीछे का सच क्या है, ये भी अभी दिलीप जी ने बता दिया। तो ऐसे मैंडेट में कितनी उम्मीद रखें हम आने वाले 5 सालों में? अजय जी, मेरे लिए तो दिलीप जी बिहार के विशेषज्ञ हैं। वहीं के रहने वाले हैं इसलिए नहीं, क्योंकि बिहार गए भी बहुत हैं। अब दिलीप से ये जानना है, मेरे मन में अभी ये जो आंकड़े देखने हैं उससे मेरे मन में एक शंका हुई दिलीप जी, वो ये कि बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि नीतीश जी के पास ये रास्ता नहीं है कि वो यहाँ से डिफेक्ट करके और लालू के साथ मिलके भी सरकार बनाए। इतना कम नंबर है उनका कि वो 122 पूरा नहीं होता है। अब चाचा पलट नहीं सकते। तो इसलिए अगर जो आज अध्यक्ष ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के अभी थोड़ी देर पहले कि संवैधानिक तरीके से चुनाव होगा, इसका मतलब है अगर बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है और नीतीश कुछ नहीं कर सकते। नीतीश और इसके साथ दिलीप जी को पता होगा, मैं इनसे राय जानना चाहूँ। मेरी जानकारी के हिसाब से कि उनके जो एमपीज़ हैं वो 100% उनसे टूट चुके हैं, वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं। तो बिहार में अगर नीतीश तोड़ेंगे भी तो तोड़ के वो 5 लोगों के 10 लोगों के विधायकों के नेता रहेंगे, बाकी उनके साथ नहीं आएंगे। और बीजेपी से हटने का विकल्प अब उनके पास नहीं, क्योंकि लोगों ने इतना कम कांग्रेस और आरजेडी को संख्या दी है कि वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। जो आप आंकड़ा दे रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं जोड़ के देख रहा था अभी जो आप कर रहे थे कि 123 सीटें बिना नीतीश भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, एलजेपीआर और आरएलपी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जी, तो क्या 123 में तो 100 हो गया। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को 11 सांसद जो है 12 सॉरी जेडीयू के जो 12 सांसद है उसमें ज्यादातर वो सांसद अभी हैं जो नीतीश के बिल्कुल साये में नहीं असर में है। और ये कठिन जिसके कहते हैं जोखिम मोल बीजेपी नहीं लेगी कि अपने केंद्र के सरकार को किसी भी तरह से वो हिलाने का प्रयास नहीं करेगी। इसलिए नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री से बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई मुझे संदेह नहीं है। 3 कारण से। एक तो जो सामाजिक जनाधार है नीतीश कुमार का, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी मिलके उस जनाधार को अपने पक्ष में लाने का लगातार प्रयास कर। सर आप दिलीप सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये तस्वीर इसलिए अहम है जश्न की क्योंकि ये कोलकाता बीजेपी ऑफिस की है और अगला अब यहाँ से जो वो माला उठेगा चुनाव का वो कोलकाता ही जाएगा, पश्चिम बंगाल ही जाएगा और वहां पर बिहार की इस प्रचंड जीत की धमक किस तरह से सुनाई दे सकती है उसकी एक झलक यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं। तो जाहिर है पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बिहार नहीं है वैसे तो अलग अलग राज्य के अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं। वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ में जो अन्य पार्टियां हैं वो कम्युनिस्ट है और कांग्रेस है, जो बीजेपी के साथ आने की जिसकी कोई संभावना नहीं बनती है, तो उस पर हम अलग जाएंगे। लेकिन जो बात संतोष जी ने पूछी कि वो अगर उन आंकड़ों को हम देखें तो बीजेपी जोखिम सियासी रूप से नहीं उठाना चाहेगी। एक दूसरा जो सामाजिक जनाधार है नीतीश कुमार जी का, उसको एंटेगनाइज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उस पर नरेंद्र मोदी, उस पर बीजेपी, उस पर आरएसएस, उस पर तमाम लोगों की नज़र है और उसी वोट बैंक पे तेजस्वी भी हमला बोल रहे थे, उसी वोट बैंक पे कांग्रेस भी हमला बोल रहे थे। तो मुझे लगता है दूर की राजनीति करने वाले लोग शॉर्ट टर्म गेन नहीं इस तरह का, और कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह लॉन्ग टर्म मैं देखा है कि जितना भी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य जगहों पे उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स को बहुत जल्दी नहीं उस पिच पे जाके वो नहीं खेलते हैं, जहाँ के वो खेलते हैं जहाँ से उनको लॉन्ग टर्म गेन दिखता है। तो मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार के साथ इस वक्त किसी भी तरह का
वो इस तरह का संदेश भी देना तो आपको चाहेंगे। लगता है दिलीप सर कि क्या नीतीश कुमार अगले 5 साल कंटिन्यू कर पाएंगे? 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी 5 साल की बात नहीं, 5 साल बहुत बड़ा समय होता है सियासत में। अभी उससे पहले तो 2 साल तो के पहले तो बहुत सारी चीज़ें, 29 में तो लोकसभा चुनाव है, तो 30 और 29 में अभी फर्क है। अभी तो 1 साल ऐसे भी है, और नीतीश कुमार जी की सेहत कितनी है, किस तरह की ये सवाल इसलिए कर रहा था कि जेडीयू के जो स्पेस है, क्या इसकी संभावना, इसके बहुत सारे इफ एंड बट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो बात आपने जिन आंकड़ों को लेकर सवाल पूछा, मैं उसका सिर्फ जवाब दे रहा हूं कि मोदी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और संघ जिस तरह से ज़मीन पे काम करती है, उनको पता है कि नीतीश कुमार और उनके जो जनाधार वाले, जो उनके खास करके उस समाज को वो बिल्कुल एंटेगनाइज नहीं करना चाहेंगे, और वो साथ रखने के लिए नीतीश कुमार को अभी तत्काल बना के आगे तो फिर एक दूसरी संभावना बनती है जी, दूसरी संभावना ये बनती है कि मैं हालांकि आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि लोकसभा में जो जेडीयू के सांसद हैं वो एकजुट हैं और नीतीश के एकजुट साथ नहीं है, लेकिन ज्यादातर लेकिन संजय झा और ललन सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी टूट हो चुकी है, जो मेरी खबर है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि वो साथ रहेंगे अभी। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि 6 महीने 7 महीने के भीतर नीतीश जी खुद ही कहें कि अब आप दूसरा अपना मुख्यमंत्री बना लो, मैं रिटायर होता हूं, और उनके बेटे को बीजेपी काउंसिल वगैरह में ले आए, एमएलसी बना दे वहाँ पे, और नीतीश जी की एक सद्भावना पूर्ण विदाई हो जाए। नीतीश, मैं आपसे सहमत हूँ कि नीतीश अभी बहुत कुछ 29 तक होना बाकी है जब लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन नीतीश जी 29 तक चलेंगे इसमें मुझे शक है। नीतीश जी 29 तक चलेंगे उसमें शक हो सकता है, उनकी सेहत किस तरह से उनका साथ देती है, लेकिन जो एक चीज़ जो सियासत में जो नीतीश कुमार सोशल केमिस्ट्री से अपने पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स को ठीक करते हैं हमेशा, और इस बात को बखूबी जानते हैं प्रधानमंत्री जी भी और अमित शाह भी कि उस चीज़ को हमें डिसरप्ट नहीं करना है जो हमारे साथ है और जिनको हम साथ लेके अपने जनाधार को बेहतर कर रहे हैं। आज अगर बीजेपी नंबर 2 में वहाँ पे है तो वो एक बड़ा कारण ये है कि दलित और पिछड़ों का उनको समर्थन मिल रहा है, सिर्फ अगड़ों का नहीं मिल रहा है, दलित और पिछड़ों का भी समर्थन मिल रहा है। तो उसको वो क्यों किसी भी तरह से क्यों उसमें लॉस उठाना चाहेंगे, तो अगर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को देखेंगे। लेकिन क्या आने वाले समय में अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो क्या वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जाएंगे, क्या वो आगे उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्या और किसी पद पे जाएंगे, कई सारी संभावनाएं तो हैं, लेकिन देखिए उपराष्ट्रपति का पद तो भरा हुआ है। हाँ, अभी भरा हुआ है। एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, अब मैं पहले साझा कर लूं दर्शकों से। रुझान में कांग्रेस अपने बहुत ही बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का सामने आ रहा है, सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है रुझानों में कांग्रेस इस वक्त। ये एक बड़ी खबर निकल एक और चीज है, अभी 24 पे है आरजेडी, तो विपक्ष एलओपी के लिए उनके पास मौका है। अगर वो 23 हो गया तो फिर एलओपी के लिए भी उनको मुश्किल हो जाएगी। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो आंकड़े चाहिए, जो नंबर्स चाहिए, वो शायद 24 के नंबर मिनिमम आवश्यकता होगी, तो 24 सीट उनको चाहिए ताकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाए। अगर वो भी नहीं रहता है तो एक वहाँ से भी एक बुरी खबर है महागठबंधन और खास करके तेजस्वी के लिए। और एक और जो बड़ी खबर एनडीए के लिए है कि अपने ही पिछले रिकॉर्ड जो 2010 का था 206 सीटों का, इस वक्त रुझानों में उससे आगे निकल चुकी है, यानी एनडीए अपना रिकॉर्ड। तो मैं कह सकता हूं कि इस नंबर के अमित शाह जी भी बोलते 160, तमाम लोग बोल रहे थे कि उससे ज्यादा, लेकिन 200 नंबर मुझे दीपक जी ने पूछा था जब एग्जिट पोल में, किसी एक एग्जिट पोल ने 209 का आंकड़ा दिया हुआ है कि 209 तक जाए इसके, ये नंबर्स जो है एनडीए के पक्ष में जा सकता है जी। तो उस एग्जिट पोल का मेरे पास अभी नाम नहीं है जिन्होंने किया था, लेकिन वो आंकड़ा लगभग वहीं पहुंच गया है। और इस बात की मेरे ख्याल से पोल डायरी का ये था डेटा जिनका भी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी। तो फिलहाल ये तमाम बातों को समझने में हम लगे हुए हैं कि इस चुनाव के नतीजों के क्या क्या संदेश हैं, क्या क्या मायने हैं। कुछ ही पलों में लौटते हैं।